नमस्कार साथियों, नवमीत पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम सब मिलकर भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसकी एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रंगीन यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है भारत के पारंपरिक वस्त्र। देखिए, ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये हमारी संस्कृति की गहराई, हमारी कला, हमारे कारीगरों के हुनर की कहानी है। और हाँ, जहाँ तक प्रतियोगी परीक्षाओं की बात है तो ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास का मकसद सिर्फ रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम हर एक धागे के पीछे की जो कला है, उसका जो इतिहास है और उसकी जो तकनीक है, उसको गहराई से समझेंगे। तो चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट या किसी भी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करेगी। तो बस एक काम कीजिए, अपनी नोटबुक और पेन बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि हम बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक सफर को। तो साथियों, आज की हमारी ये जो क्लास है, ये आप लोगों की ही बहुत ज्यादा मांग पर रखी गई है। मुझे आप सभी से इस विषय के लिए लगातार अनुरोध मिल रहे थे और मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि क्यों। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो लगभग हर बड़ी परीक्षा के सिलेबस में एक खास जगह रखता है और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस क्लास के अंत तक आपका लगाया हुआ एक एक मिनट आपको सार्थक लगेगा। हम हर उस पहलू को छुएंगे, हर उस छोटी छोटी बारीकी को समझेंगे, चाहे वो इस्तेमाल होने वाली धागे का प्रकार हो या वो अनोखे डिजाइन, वो रूपांकन जो इन वस्त्रों को इतना खास बनाते हैं। हम हर छोटी से छोटी बात को पूरी डिटेल में समझेंगे। तो बस आराम से बैठिए, अपना पूरा ध्यान यहाँ क्लास में लगाइए और चलिए मिलकर इस विषय में महारत हासिल करते हैं। देखिए, एक बात आप गांठ बांध लीजिए, ये जो टॉपिक है ना, ये परीक्षकों का मतलब जो एग्जाम सेट करते हैं उनका पसंदीदा विषय है। आप कोई भी परीक्षा उठाकर देख लीजिए, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, एलटी ग्रेड हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न बनना लगभग तय है। और प्रश्न भी सीधे साधे नहीं होते कि बस पूछ लिया ये कहाँ का है, अब वो जमाना गया। कभी आपको मैच द फॉलोइंग में फंसाएंगे तो कभी असर्शन रीजन वाले सवालों में। उदाहरण के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा में जो पटोला पर सवाल आया था, वो कोई सीधा सवाल नहीं था। उसमें डबल इकत तकनीक की आपकी गहरी समझ को परखा गया था। इसी तरह एलटी ग्रेड परीक्षा में चंदेरी के बारे में जो प्रश्न था, वो सिर्फ राज्य के बारे में नहीं था, बल्कि उसकी खास विशेषताओं के बारे में था। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि परीक्षक अब आपसे सिर्फ ऊपरी जानकारी नहीं, बल्कि गहरी समझ और डिटेल्स की उम्मीद करते हैं। और आज हम उन्हीं डिटेल्स पर, उन्हीं बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा का जो सिलेबस है, जो हमारा रोड मैप है, वो कुछ इस तरह रहेगा। हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे गुजरात के गौरव पटोला से। और पटोला से क्यों? क्योंकि इसकी जो तकनीक है ना, डबल इकत, वो दूसरी कई बुनाई की तकनीकों को समझने के लिए एक तरह से मौलिक है, फंडामेंटल है। गुजरात से हम यात्रा करेंगे पूरब में ढाका की तरफ और वहां के प्रसिद्ध मलमल को देखेंगे। फिर वहां से पश्चिम में राजस्थान की रंगीन दुनिया में चलेंगे और बंधेज को समझेंगे। और अंत में वापस बंगाल लौटकर बालूचरी साड़ी की कहानियां सुनेंगे। ये जो पूरे देश की यात्रा है, ये हमें ये समझने में मदद करेगी कि इन वस्त्रों पर क्षेत्रीय प्रभाव कैसे पड़ता है। और सबसे आखिर में हम बाकी के कुछ और महत्वपूर्ण वस्त्रों का एक त्वरित सारांश देखेंगे, ताकि ये पक्का हो जाए कि परीक्षा के लिए हमारा कुछ भी छूटा नहीं है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है गुजरात और उसका गौरव पटोला। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये टॉपिक हाल ही में यूजीसी नेट परीक्षा में आ चुका है, इसलिए हमारा ध्यान यहाँ पर 100% होना चाहिए। अपनी कॉपी में बड़ी बड़ी हेडिंग डालिए पटोला और उसे अंडरलाइन कर लीजिए। अब से हम जिस भी बिंदु पर चर्चा करेंगे वो अपने आप में एक संभावित परीक्षा का प्रश्न है। एक बात समझिए, पटोला सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये गणित, कला और धैर्य का एक अद्भुत संगम है। इसकी जटिलता ही इसे इतना कीमती और खास बनाती है। तो चलिए इसके हर एक पहलू को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से और विस्तार से समझते हैं। अच्छा, अब जरा इस टेबल को बहुत बहुत ध्यान से देखिए। ये एक क्लासिक मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करने वाला प्रश्न है, जो परीक्षाओं में न जाने कितनी बार आ चुका है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और भारत के नक्शे की कल्पना करने की कोशिश कीजिए। पश्चिम में ऊपर की तरफ गुजरात में हमारे पास है पटोला, ठीक है। अब वहां से दक्षिण पूर्व तट पर नीचे चलिए आंध्र प्रदेश में और आपको मिलेगा पोचमपल्ली। अब पूर्वी तट पर थोड़ा और ऊपर की तरफ जाइए उड़ीसा में और वहां इसे कहते हैं इक्कत। देखिए, तकनीक मूलभूत से एक ही है, रेजिस्ट डाइंग टेक्निक, लेकिन नाम और जो स्टाइल है वो हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग है। आप अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन इसे याद करना ही करना है। गुजरात का पटोला, आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली और उड़ीसा का एकत। अपनी कॉपी में से इसी तरह एक टेबल बनाकर नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है ये। देखिए,
ये जो स्लाइड है ये इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो एक पल के लिए अपना पेन नीचे रख दीजिए और बस ध्यान से सुनिए। कल्पना कीजिए कि आप ईंटों से एक दीवार बना रहे हैं। पटोला, जिसे डबल एक्ट भी कहते हैं, उसमें आप दीवार बनाना शुरू करने से पहले ही हर एक ईंट, मतलब जो लंबाई में लगेंगी वो भी और जो चौड़ाई में लगेंगी वो भी, दोनों को पहले से ही रंग देते हैं। डिजाइन ईंटों पर पहले ही बन जाता है। अब सिंगल एक्ट में क्या होता है? उसमें आप या तो सिर्फ लंबाई वाली ईंटों को रंगते हैं या फिर सिर्फ चौड़ाई वाली ईंटों को। अंतर समझ रहे हैं आप? बहुत बड़ा अंतर है। पटोला असीम रूप से ज्यादा जटिल है, ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ताना यानी वॉर्प और बाना यानी वेफ्ट, दोनों धागों पर बने पैटर्न को बुनाई के समय एकदम सटीक रूप से मिलाना होता है। इसे रट लीजिए। पटोला मतलब डबल, यानी ताना और बाना दोनों धागे रंगे जाएंगे, और एकता मतलब सिंगल, यानी ताना या बाना में से कोई एक धागा रंगा जाएगा। यही वो मौलिक अंतर है जो आपको पता होना ही चाहिए। चलिए अब इस परिभाषा को शब्द दर शब्द तोड़कर समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। पहला है जटिल बुनाई तकनीक। सच कहूं तो जटिल शब्द भी इसकी कारीगरी के लिए बहुत छोटा है। फिर ताना और बाना दोनों धागे, ये हमारा डबल इक्कत वाला कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने अभी समझा। आगे है पूर्व निर्धारित पैटर्न के अनुसार रेसिस्ट डाई किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कारीगरों को एकदम ठीक ठीक पता होता है कि अंतिम डिजाइन कैसा दिखेगा, इससे पहले कि एक भी धागा करघे पर चढ़े। ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड होता है। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कपड़ा बुनने से पहले। यही वो महत्वपूर्ण अंतर है जो इसे बंधेज जैसी तकनीकों से बिल्कुल अलग करता है, जहां हम कपड़े को रंगते हैं। और हाँ, इसकी उत्पत्ति का स्थान याद रखिए, काठियावाड़ में पाटन या पट्टनम। ये भी अपने आप में एक संभावित प्रश्न है। अब हम आते हैं रूपांकनों पर, यानी डिजाइन्स पर। इन्हें बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है नारी कुंजन। कल्पना कीजिए कि कपड़े पर छोटी छोटी शैलीबद्ध नृत्य करती हुई महिलाओं की आकृतियां बार बार दोहराई जा रही हैं। दूसरा फुलवारी भट्ट। ये तो आसान है, फूल शब्द से बना है, मतलब फूलों के सुंदर पैटर्न। तीसरा पान भट्ट। पान या पीपल के पत्ते का आकार, जो कि एक बहुत ही पारंपरिक भारतीय रूपांकन है। फिर है रतन चौक। रतन मतलब गहना, तो ये हीरे के आकार का एक जाली जैसा पैटर्न होता है। इन सबको आराम से लिखिए, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी तस्वीर दिखाकर रूपांकन की पहचान करने के लिए भी कहा जा सकता है। बाकी के नामों को भी ध्यान से देखिए। छाबड़ी भट्ट यानी टोकरी जैसा पैटर्न, ओखर भट्ट यानी अखरोट के आकार का, और चौखड़ी भट्ट जिसमें डिजाइन की डबल आउटलाइन होती है। देखिए, ये जो स्लाइड है ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए, वन लाइनर प्रश्नों के लिए एक सोने की खान है। चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं और नोट करते हैं। पहला, मुख्य धागा क्या है? मलबरी सिल्क, कोई भी रेशम नहीं बल्कि शुद्ध शहतूत रेशम, इसे नोट कर लीजिए। दूसरा, तकनीक क्या है? ये टाई डाई है, लेकिन धागों पर। मैं फिर से दोहरा रही हूं, धागों पर, कपड़े पर नहीं। तीसरा, रंग कैसे हैं? ध्यान दीजिए, ये प्राकृतिक रंग है। नीले के लिए इंडिगो, पीले के लिए हल्दी, लाल के लिए मजीठ। ये इसकी प्रामाणिकता और गुणवत्ता की निशानी है। चौथा, विशेषता क्या है? ये पॉइंट तो हैरान करने वाला है। 1/10 इंच की सटीकता से धागों को बांधा जाता है। सोचिए, इसके लिए कितना अविश्वसनीय कौशल और धैर्य चाहिए होता होगा। पांचवा, इसका आधार क्या है? ये कोई रैंडम कला नहीं है, ये पूरी तरह से जटिल गणितीय गणनाओं पर आधारित है, ताकि बुनाई के समय पैटर्न एकदम सटीक रूप से मिले। और छठा, संबंधित वस्त्र कौन सा है? सालवी साड़ी। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है उम्मीदवारों को भ्रमित करने के लिए। सालवी साड़ियां भी पटोला विधि का ही उपयोग करके बनाई जाती हैं। पटोला की गणितीय सटीकता और जटिलता को देखने के बाद अब हम एक ऐसी दुनिया की यात्रा करते हैं जो अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए, अपनी कोमलता के लिए जानी जाती है। हम एक ऐसे वस्त्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इतना ज्यादा महीन है कि पुरानी कहानियों और किंवदंतियों के अनुसार इसे परियों ने बुना था या हवा से बुना गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध ढाका के मलमल की। चलिए इस जादुई कपड़े के पीछे के रहस्यों को उजागर करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको वाकई हैरान कर देगी। मलमल का जो जादू है वो उसके स्रोत से, उसकी जड़ों से शुरू होता है। सबसे पहले स्थान याद रखिए, सोनार गांव, बांग्लादेश। यही कारण है कि कभी-कभी जामदानी के प्रश्नों में उत्तर बांग्लादेश भी होता है। अब इसका कच्चा माल क्या है? ये कोई साधारण कपास नहीं है। ये एक बहुत ही खास किस्म की कपास है जिसे कहते हैं फुट्ठी कपास। मेरे बाद मन में दोहराइए, फुट्ठी कपास। यही वो गुप्त सामग्री है, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। और ये कपास कहाँ उगती है?
हर जगह नहीं, बल्कि केवल और केवल मेघना नदी के तट पर। वहां की मिट्टी और जलवायु ही इसे खास बनाती है। तो ये 3 बिंदु, सोनारगांव, फूटी कपास और मेघना नदी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु हैं। इन तीनों को एक साथ अपनी नोटबुक में लिखिए और स्टार मार्क कर लीजिए। यही वो बातें हैं जो मलमल को इतना असाधारण और जादुई बनाती हैं। इस कपड़े की जो कविता है, इसकी जो शायरी है, वो इसके नामों में भी झलकती है। चलिए इन्हें धीरे धीरे समझते हैं। पहला नाम है आबे रवां। इसका मतलब है बहता हुआ पानी। आप एक ऐसे कपड़े की कल्पना कीजिए जो इतना चिकना, इतना तरल हो कि वो आपकी उंगलियों से पानी की तरह फिसल जाए। दूसरा है शबनम, मतलब सुबह की ओस। एक ऐसे कपड़े की कल्पना कीजिए जो घास पर पड़ी ओस की बूंदों की तरह महीन, पारदर्शी और नाजुक हो। और मेरा सबसे पसंदीदा बफ्त हवा, जिसका मतलब है बुनी हुई हवा। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? एक ऐसा कपड़ा पहनना जो हवा पहनने जैसा महसूस हो। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस कपड़े के गुणों के सटीक विवरण हैं। और हाँ, वो जो कहानी है ना कि एक पूरी साड़ी माचिस की डिब्बी में समा जाती थी, वो कोई मजाक नहीं, वो इसकी अविश्वसनीय महीनता का सच्चा प्रमाण है। तो अब सवाल उठता है कि जामदानी क्या है? मलमल और जामदानी में क्या फर्क है? देखिए, मलमल को आप एक खाली कैनवस की तरह सोचिए, एक सादा कपड़ा, और जामदानी उस कैनवस पर बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग है। मतलब पैटर्न के साथ बुना हुआ मलमल ही जामदानी कहलाता है। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु है वो है उच्च ताना गणना, यानी हाई वॉप काउंट। इसे आप अपने फोन की स्क्रीन के रेजोल्यूशन की तरह समझिए। जितने ज्यादा पिक्सल होते हैं उतनी ही साफ तस्वीर आती है। ठीक उसी तरह एक जामदानी साड़ी में जितने ज्यादा धागे होंगे, 1000 से 1800 तक, उतना ही महीन, उतना ही विस्तृत और उतना ही ज्यादा महंगा पैटर्न बनेगा। तो ये संबंध याद रखिए, उच्च ताना गणना इक्वल्स टू उच्च गुणवत्ता इक्वल्स टू उच्च कीमत। ये एक सीधा संबंध है जिसे आपको याद रखना है। अब जरा इन रूपांकनों को देखिए। कई तरह के होते हैं, लेकिन हम उन पर खास ध्यान केंद्रित करेंगे जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार आते हैं। अपनी कॉपी में कृपया पन्ना हजारे को अंडरलाइन करें। इसका शाब्दिक अर्थ है 1000 पत्ते। तो जाहिर है ये फूलों और पत्तियों का एक बहुत ही घना, रसीला पैटर्न होता है। दूसरा, तोरेदार को भी चिन्हित करें। इसमें बड़े बड़े बोल्ड पुष्प रूपांकन होते हैं जो अक्सर साड़ी के पल्लू पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और तीसरा, फुलवार। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये छोटे छोटे फूलों का एक नाजुक जाल होता है जो पूरी साड़ी पर फैला होता है। वैसे तो आपको सभी याद रखने चाहिए, लेकिन ये 3 खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षक अक्सर इन शब्दों का मतलब पूछ लेते हैं या डिज़ाइन देखकर नाम पूछ लेते हैं। अच्छा, तो अब हम बुनाई की जटिल और बारीक दुनिया को छोड़कर रंगाई की एक बहुत ही जीवंत, बहुत ही चटक दुनिया में प्रवेश करते हैं। हमारा अगला पड़ाव है रंगीला राजस्थान, जो कि बंधेज कला का घर है। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई लोगों ने स्कूल या कॉलेज की क्राफ्ट क्लास में इसे जरूर आजमाया होगा, एक कपड़े को धागों से बांधकर और फिर उसे रंग में डुबोकर। आज हम इसके पीछे की जो पारंपरिक कला है, जो तकनीक है और जो बारीकियां हैं, उनको समझेंगे। ये सिर्फ एक शिल्प नहीं है, ये राजस्थान के उत्सवों और रंगों का प्रतीक है। ये दूसरा बड़ा वैचारिक अंतर है जो हम आज सीख रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो मुख्य शब्द है वो है रेसिस्ट डाइंग, या हिंदी में कहें तो अवरोधक रंगाई। इसका मतलब क्या है? यहाँ धागा एक बाधा या प्रतिरोध के रूप में काम करता है जो रंग को कपड़े के कुछ हिस्सों तक पहुंचने से रोकता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से साफ करने के लिए इसकी तुलना एक बार फिर पटोला से करते हैं। पटोला में क्या था? हम बुनाई से पहले धागे को रंगते हैं। बंधेज में क्या है? हम बुनाई के बाद पूरे के पूरे कपड़े को रंगते हैं। इस अंतर को अपनी नोटबुक में बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए। ये एक बहुत ही सामान्य कन्फ्यूजन का बिंदु है और परीक्षकों का पसंदीदा सवाल भी। राजस्थान में आपको इस कला के मुख्य रूप से 3 रूप देखने को मिलेंगे। पहला है बंधेज। ये खुद छोटे छोटे बिंदुओं के क्लासिक पैटर्न को कहते हैं जो कपड़े के छोटे छोटे हिस्सों को चुटकी में लेकर कसकर बांधने से बनता है। दूसरा है लहरिया, जो लहर शब्द से बना है। इसमें सुंदर तिरछी धारियां होती हैं जो पानी की लहरों की तरह दिखती हैं। किसी राजस्थानी नर्तकी के बहते हुए घाघरे की कल्पना कीजिए, वो अक्सर लहरिया ही होता है। और फिर आता है मोठड़ा, जो इन दोनों का एक संयोजन है, एक कॉम्बिनेशन है। आप एक लहरिया कपड़े की कल्पना कीजिए जिसे लहरिया बनाने के बाद फिर से बंधेज भी शैली में बांधा जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? एक सुंदर चेकर जैसा पैटर्न बनता है जिसमें धारियां भी होती हैं और बिंदु भी। तो मोठड़ा मूल रूप से बंधेज और लहरिया का मिश्रण है।
चलिए इस पूरी प्रक्रिया से ऐसे गुजरते हैं जैसे कि हम खुद कारीगर हों। 1. कपड़े का चयन। सबसे पहला कदम है सही कपड़े का चुनाव। आमतौर पर एक महीन सूती या रेशमी कपड़ा चुना जाता है ताकि रंग अच्छे से चढ़े। 2. डिज़ाइन की ट्रेसिंग। फिर जो पैटर्न बनाना है उसे अक्सर एक अस्थायी रंग से कपड़े पर छापाया बनाया जाता है ताकि पता रहे कि कहाँ-कहाँ बांधना है। 3. गांठें बांधना। ये सबसे कुशल और समय लेने वाला हिस्सा है। कारीगर पैटर्न के हिसाब से कपड़े को चुटकी से पकड़ता है और उसे एक धागे से बहुत कसकर बांधता है। गांठ जितनी कसी होगी पैटर्न उतना ही साफ और तीखा बनेगा। 4. रंगाई। अब बंधे हुए कपड़े को रंग के बर्तन में डुबोया जाता है। अगर कई रंग करने हैं तो आमतौर पर सबसे हल्के रंग से शुरुआत होती है। 5. सुखाना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे हमेशा छाया में सुखाया जाता है, कभी भी सीधी धूप में नहीं। सीधी धूप से रंग फीके पड़ सकते हैं। ये एक परीक्षा का प्रश्न बन सकता है। 6. गांठें खोलना। और ये है वो जादुई क्षण जब धागों को धीरे धीरे काटकर या खोलकर नीचे के खूबसूरत पैटर्न को उजागर किया जाता है। अच्छा, अब तक हमने जो भी पैटर्न देखे हैं वो ज्यादातर या तो ज्यामितीय थे जैसे पटोला में, या फिर पुष्प वाले थे जैसे जामदानी में। लेकिन अब हम एक ऐसे दायरे में प्रवेश कर रहे हैं जहां साड़ियां खुद कहानीकार बन जाती हैं। हम बालूचरी साड़ियों का पता लगाने के लिए एक बार फिर बंगाल की यात्रा करते हैं। एक बात समझिए, ये सिर्फ वस्त्र नहीं है, ये बुने हुए कैनवस हैं जो जीवन, पौराणिक कथाओं और इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। इन साड़ियों का पल्लू और बॉर्डर ही उनका मंच होता है जहां ये कहानियां बुनी जाती हैं। इसकी उत्पत्ति को याद रखना बहुत जरूरी है और इसे 3 हिस्सों में याद रखना है। सबसे पहले राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। दूसरा, जिला कौन सा है? मुर्शिदाबाद। और तीसरा, गांव कौन सा है? बालूचर। परीक्षा में वो आपसे इन तीनों में से किसी के भी बारे में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये पूरी जानकारी एक साथ याद रखनी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का बालूचर गांव भागीरथी नदी के तट पर स्थित होना भी एक महत्वपूर्ण भौगोलिक संदर्भ है, तो इन तीनों को एक साथ याद करना बहुत जरूरी है। ये जो स्लाइड है ये बालूचरी के सार को, उसकी आत्मा को दर्शाती है। जो बात इन साड़ियों को इतना अनूठा, इतना खास बनाती है वो है इनके रूपांकनों पर गहरा मुगल प्रभाव। आप सोचिए, बुनाई की तकनीक तो बंगाली है, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो कल्पना है, वो अक्सर मुगल लघु चित्रों से प्रेरित होती हैं। इसका जो पल्लू होता है वो एक कफा पैनल की तरह काम करता है जिसमें नवाबों और उनके दरबार के जीवन के दृश्य दिखाए जाते हैं। हुक्का पीते हुए रईस, बगीचे में टहलती महिलाएं, घुड़सवार सैनिक। एक बालूचरी साड़ी पहनना सिर्फ एक कपड़ा पहनना नहीं है, ये इतिहास का एक टुकड़ा पहनने जैसा है। ये सिर्फ एक साड़ी नहीं बल्कि एक बुना हुआ ऐतिहासिक दस्तावेज है। ठीक है साथियों, तो हमने 4 प्रमुख वस्त्रों को बहुत विस्तार से कवर कर लिया है। अब अपनी तैयारी को बिल्कुल पूरा करने के लिए हम पूरे भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण वस्त्रों का एक त्वरित पुनरीक्षण दौर करेंगे, एक रैपिड फायर राउंड की तरह। ये अक्सर एक लाइनर या मैच द फॉलोइंग प्रश्नों के रूप में आते हैं, तो इन्हें अपनी नोटबुक में जल्दी से नोट करने के लिए तैयार रहिए। हर एक पॉइंट जरूरी है। चलिए इस तालिका को धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से देखते हैं, एक एक करके। पहला है पीतांबर, या जिसे पैठणी भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र और हैदराबाद क्षेत्र से है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, और ये एक बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, ये है कि इसका पल्लू और बॉर्डर अलग से बुने जाते हैं और फिर उन्हें साड़ी के मुख्य भाग के साथ बड़ी ही कलात्मक रूप से जोड़ा जाता है। दूसरा, चंदेरी। ये है मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र से। चंदेरी का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए बहुत महीन, हल्का और पारदर्शी कपड़ा। पारंपरिक रूप से ये साड़ियां बहुत लंबी होती थीं, 9 मीटर की। तीसरा है माहेश्वरी, और ये भी मध्य प्रदेश के महेश्वर से है। इसे चंदेरी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। माहेश्वरी अपने खास ज्यामितीय पैटर्न और बॉर्डर्स के लिए जानी जाती है, तो चंदेरी अपनी महीनता के लिए प्रसिद्ध है और माहेश्वरी अपने ज्यामितीय पैटर्न के लिए। और अंत में कलमदार, पालमपुर से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बालूचरी की तरह ही धार्मिक कहानियों को दर्शाता है, लेकिन इसे बाटिक कला का एक पुराना रूप माना जाता है। बाटिक क्या है? ये एक मोम प्रतिरोध रंगाई तकनीक है, तो ये संबंध जरूर याद रखें। कलमदार, बाटिक का पुराना रूप। तो साथियों, हम आज की अपनी इस कक्षा को इस एक विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। देखिए, इसका कोई एक सही या गलत उत्तर नहीं है, लेकिन ये प्रश्न हमें जो कुछ भी हमने आज सीखा है उससे आगे सोचने में मदद करता है।
क्या पटोला अपनी गणितीय सटीकता के साथ अपने क्षेत्र के व्यापार और कौशल की कहानी कहता है, या क्या बालूचरी अपने कहानी सुनाते पल्लू के साथ शाही जीवन और संस्कृति की कहानी ज्यादा बेहतर सुनाता है, या फिर वो विनम्र और कोमल ढाका मलमल जो प्रकृति और अद्वितीय शिल्प कौशल की कहानी कहता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारी अगली कक्षा में हम एक और बहुत ही आकर्षक विषय देखेंगे, भारत की पारंपरिक कढ़ाई। आज की क्लास में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सीखते रहिए। नमस्कार।